हम सब तो नियमावली लागू होने से खुश हैं और सरकार का आभार भी व्यक्त करते हैं, किंतु कई प्रावधानों में ऐसी कुछ त्रुटियां रह गई हैं जिनकी संशोधन की आवश्यकता हमें प्रतीत होती है, नहीं तो समाज को नुकसान होगा। इसीलिए हम लोग अपने प्रस्ताव के साथ आए। हम लोग किसी की गलती निकालने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम लोग नियमावली और बेहतर बन सके, इसी मंशा के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। सभ्यता संस्कृति जो आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति उससे छेड़छाड़ किया गया है, आपके नज़रिए से, आप पंचायती राज में लंबे समय तक काम कर चुकी हैं। जी, मैं कहूँगी कि मंशा छेड़छाड़ करने की सरकार की नहीं रही होगी, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिससे निश्चित तौर पे रूढ़ियाँ गौण हो रही हैं। मैं जैसे गठन प्रक्रिया की बात करती हूँ, आप सभी मानेंगे कि ग्राम सभा का गठन प्रक्रिया उसी से शुरुआत होनी है, क्योंकि शक्तियाँ तो ग्राम सभा को मिलनी है। तो अगर ग्राम सभा का गठन प्रक्रिया में ही गड़बड़ हो गई तो ये शक्तियाँ फिर कैसे होंगी, कैसे मिलेंगी? क्या सही आदमी के पास ये ताकतें पहुँच पाएंगी? नहीं ना। तो ग्राम सभा के गठन में रूढ़ियों को ही प्रमुख रखना था, लेकिन और जो पूर्व की जो प्रकाशित नियमावली थी उसमें रूढ़ियों और परंपराओं को मुख्य रखा गया था, लेकिन आज जो जारी किया गया है उसमें रूढ़ियाँ कहीं ना कहीं गौण हो गई हैं और ग्राम सभा को मान्यता देने की ताकत और पारंपरिक सीमा को देने की ताकत जिला उपायुक्त के हाथ में सौंप दी गई है। इससे समाज के लोग असहज हैं, क्योंकि रूढ़ियों के आधार पर ही ग्राम सभा का गठन होना है, बल्कि गठन हो चुका है और पारंपरिक सीमा भी आज भी हैं। और इन पारंपरिक सीमाओं को और इन पारंपरिक गांवों को आज से नहीं, सदियों से मान्यता प्राप्त है और बल्कि अंग्रेजों ने भी मान्यता दी है। तो इसीलिए जो समाज के जितने भी आज हमारे पारंपरिक अगुआ आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भी विचार जरूर सुनिएगा। और हम लोगों का विचार है कि रूढ़ियाँ कहीं ना कहीं गौण हो गई हैं और हम सब इससे बहुत असहज हैं। राज्यपाल ने क्या आश्वासन दिया, क्या बोला? जी, राज्यपाल महोदय ने हम सब के बातों का बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने हमें सभी जो संबंधित सक्षम स्तर है वहां जाकर इस अभ्यावेदन को दोबारा सौंपने का हम लोगों को ऐसा राय दिया और उन्होंने जितने भी कानूनी तरीका है और लीगल रेमेडीज़ है उन सब के रास्ते पे ही चलने का हम लोगों को सुझाव दिया है। क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे आप लोग? जी, हम लोग निश्चित तौर पे माननीय से समय मांगेंगे। किन बातों को ऐड ऑन और किया जाना चाहिए ड्राफ्ट में आपके नज़रिए से, जो लग रहा है कि छूट गया है या तो फिर इसे 1996 का जो रूल है उससे हटाया गया है? जी, हटाया गया है, क्योंकि देखिए, पहला तो रूढ़ियाँ मैंने कही, रूढ़िजन्य विधि ही है जो आदिवासी को पहचान देती है और रूढ़िजन्य विधि पे ही प्राथमिकता नहीं रहेगी तो पेशा का जो मूल लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं धूमिल होता नजर आ रहा है। और दूसरा, ग्राम सभा को सर्वोच्च रखना है। ये सिर्फ पेशा 1996 नहीं, बल्कि कई सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में भी साफ स्थापित किया गया है। तो अगर ग्राम सभा को कई प्रावधानों में सर्वोच्च नहीं रखा गया है तो इसमें भी हमें लगता है कि संशोधन की आवश्यकता है। जो 3-4 कुछ जो आपत्तियां हैं मैं वो बता देती हूँ। पहला, मैंने आपसे चर्चा किया कि गठन प्रक्रिया में रूढ़ियों को ही मुख्य रखना चाहिए और रूढ़ियों के अनुसार ही मान्यता मिलनी चाहिए। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के हाथ में ये ताकत नहीं सौंपनी चाहिए। दूसरी बात है कि ग्राम सभा सर्वोच्च रहे, यानी कि मान लीजिए योजनाओं का अनुमोदन होना है या सहमति होना है तो वो हर गांव से वो सहमति लिया जाना चाहिए, जैसा पूर्व की नियमावली में भी था। लेकिन अगर वो सहमति जिला परिषद से लिया जाने लगे और पंचायत समिति से लिया जाने लगे तो फिर ग्राम सभा सर्वोच्च कैसे रहा? तब तो पेशा 1996 के अनुरूप नहीं है। और ऐसा है कि जो जिला परिषद की बात हो रही है और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की बात हो रही है तो वो लोकतांत्रिक स्वशासन व्यवस्था है, लेकिन जहां हम लोग ग्राम सभा की बात कर रहे हैं ये पारंपरिक स्वशासन है। दोनों में अंतर है, एक तरफ लोकतांत्रिक स्वशासन और एक तरफ पारंपरिक स्वशासन। दोनों को अलग रखना है, दोनों के अधिकार अलग हैं, दोनों की पहचान अलग है, तो दोनों को अलग रखना है। तीसरा, जो भूमि के संबंध में जो उनके शक्तियां दी गई थी पूर्व में, वो दी गई थी कि भूमि में अवैध कब्जा को छुड़ाने की पूरी शक्ति ग्राम सभा को दी गई थी। वर्तमान में लेकिन ये शक्तियां जिला उपायुक्त के पास ही हैं CNT SPT के तहत। लेकिन हम लोगों का ये मानना है और ये कहना है कि पेशा जो 1996 कानून है वो सबसे ऊपर है, खासकर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में। और अगर कहीं पे ऐसे प्रावधान हैं जहाँ पे शक्तियाँ ग्राम सभा के हाथ में केंद्रित नहीं हैं या जहाँ पे ग्राम सभा को भागीदारी नहीं दी जा रही है, उन तो प्रावधानों को तो बदलना पड़ेगा। और उसके अलावा और भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे लाभुक चयन। तो लाभुक चयन में जो पूर्व में कहा गया था कि ये बाध्यकारी होगा, लेकिन वर्तमान में कहा जा रहा है कि लाभुक चयन जो ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा वो जो पदाधिकारी हैं ध्यान में रखते हुए काम करेंगे।
तो अगर पदाधिकारी ग्राम सभा के सौंपे हुए लाभुकों की सूची को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो कहीं ना कहीं शिथिलता भी बरती जा सकती है। इसकी आशंका भी लोगों के मन में आ रही है। इसके अलावा एक और मुख्य बात है, जैसे पारंपरिक संरचना। हम लोग ग्राम सभा की आज बात कर रहे हैं, हम लोग बहुस्तरीय की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए मेरे साथ जो आज है यहाँ पे, ये पढ़ा राजा हैं। इसके साथ ही आज हमारे साथ दिशुम गोमके और कोटवार सब बहुत पारंपरिक व्यवस्था के और भी पदाधिकारी मौजूद हैं, जो कि प्रखंड स्तर के हैं, जिला स्तर के हैं। तो इस जो नियमावली है वर्तमान, उसमें जो बहुस्तरीय पारंपरिक व्यवस्था है, उसका जो भूमिका है उसको यूँ बताया गया है कि ये विवादों का निपटारा करेंगे। लेकिन भूमि के विवाद का तो निपटारा नहीं कर पाएंगे अब, तो बाकी जो छोटे मोटे विवाद हैं उसी का निपटारा करेंगे। लेकिन पूर्व में इनको पहचान दी गई थी, पूर्व के प्रारूप में, कि जितने भी बहुस्तरीय व्यवस्था हैं, पढ़ा राजा हुए या राजी पढ़ा के जो सदस्य हुए, वो सभी उन सभी का जो मुख्य काम है वो है संस्कृति, परंपरा और रूढ़ियों का संरक्षण करना। ये उनका मुख्य काम है और उनको वर्तमान नियमावली में इसको जगह नहीं दी गई है। जैसे आज हमारे साथ ये पढ़ा राजा खड़े हैं, ये घूम घूम कर गाँव में परंपरा का, रूढ़ियों का, धर्म का ठीक तरह से अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं, उन प्रथाओं का जो पुरखों ने सदियों पहले स्थापना किया था, तो उनका निरीक्षण करना और देखना इन्हीं लोगों का काम है। अगर इसको पहचान और मान्यता नहीं दी जाएगी तो सरकार की नज़र में ये रहेंगे नहीं और कल को ये अपनी भूमिका को नहीं निभा पाएंगे और इस प्रकार हमारी पारंपरिक विरासत जो है वो कहीं ना कहीं क्षति होगी, उसमें क्षति पहुंचेगी। बशर्ते पारंपरिक स्वशासन। जी, कुछ प्रावधान में तो ऐसा ही है, जैसे योजना के अनुमोदन में अगर वो सहमति जिला परिषद से ली जा रही है और गांव से नहीं ली जा रही है तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक स्वशासन को प्राथमिकता दी जा रही है। लोकतांत्रिक स्वशासन की अपनी जगह है, उनके लिए नियम है और वो राज्य कानून के अनुसार चलते हैं। लेकिन पारंपरिक स्वशासन जो है वो आदिवासी समाज के कानून और रूढ़ी के अनुसार चलते हैं और ये ध्यान रखना है कि आदिवासी समाज में जो रूढ़ियाँ हैं वो सामाजिक प्रथाएँ भी हैं और धार्मिक प्रथाएँ भी हैं। आदिवासी समाज में धर्म और कानून आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो ये सभी जो आज सदस्य हमारे साथ दिख रहे हैं, इनकी सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं और धार्मिक जिम्मेदारियां भी हैं, दोनों हैं, दोनों इनको निभानी है। दूसरी तरफ जो लोकतांत्रिक स्वशासन के सदस्य हैं, उन्हें सिर्फ अपना जो राज्य कानून के अनुसार जो जिम्मेदारियां हैं वो निभानी होती हैं। तो दोनों में बहुत फर्क है और दोनों को एक साथ इस तरह से एक सामने के आर पार खड़ा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। रूढ़ी जन जनजाति समन्वय समिति के सचिव होने के नाते और हम लोग ये जो पारंपरिक व्यक्ति जितने भी आज देख रहे हैं यहाँ, बता देना चाहता हूँ कि मुंडा हो, संथाल, खड़िया और उरांग जनजाति के सभी जो पारंपरिक हैं, पारंपरिक कहने का तो रूढ़ी प्रथा से जो अंतर्गत आते हैं। और रूढ़ी प्रथा कहने का मतलब जो प्राचीन काल से, जो सदियों से आदिवासियों की एक रीत दस्तूर के हिसाब से चलने वाली जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही 13(3) क के अंतर्गत रूढ़ी विधि का बल है। उसी के अंतर्गत आज पंचायती राज भी स्वशासन व्यवस्था है, उसके अंतर्गत उसको विस्तारीकरण किया गया और उपबंध बनाया गया है। उसके अंतर्गत 1996 पेशा अधिनियम बनाया गया है जो कि 10 राज्य में पूर्ण रूप से लागू है, उसमें से भी झारखंड एक है। इसी नियमावली को आज देख रहे हैं जो हम लोग पहले से पंचायती राज के द्वारा ड्राफ्टिंग करके हम सरकार के पास भेजे, लेकिन अब ये नियमावली जब निकला सरकार के पास से तो इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ तोड़ मोड़ जोड़ के निकाला गया है जो पारंपरिक चीज़ों को नग्न किया गया है, उसको छिपाया गया है। और उसको छिपाने से ये साबित होता है कि पारंपरिक का जो रूढ़ी और विधि है उस पर कहीं ना कहीं इस सरकार का नियमावली में वो पावर नहीं दिया जा रहा है जो एक्चुअली होना चाहिए। मतलब क्या जो आदिवासियों की जो सभ्यता, संस्कृति, परंपरा है, हाँ, जनों की जो रूढ़िवादी परंपरा चलती आ रही सदियों से, हाँ, उसमें फेरबदल किए गए, छेड़छाड़ किए गए। हाँ, उसमें छेड़छाड़ किए गए। एक्चुअली पेशा नियमावली जो ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में ही ये लागू होता है, तो उसके अंतर्गत जो कानून है, प्रथा है, धर्म है, संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश किया जा रहा है। और उसी के अंतर्गत में शेड्यूल क्षेत्र में, ये आदिवासी क्षेत्र में पेशा अधिनियम जो ग्राम सभा को जो पावर दिया गया है और ग्राम सभा के साथ साथ में उसके बहुस्तरीय जो प्रथा है,
बहुस्त्रीय प्रथा कहने का मतलब है हम लोग का मुंडा में जैसे हाथू मुंडा हो गया है ना, उसके बाद पढ़ा राजा हो गया, परगना हो गया, दिसुम हो गया। इसके अंतर्गत एक हम लोग का जो प्रथाएं हैं उन प्रथा के ऊपर ये कानून को जोर देना चाहिए था, लेकिन उस पर ना देके पंचायती राज और डीसी महोदय के पास ऐसे संगठन को विस्तारित करने का काम, ग्राम सभा को तोड़ जोड़ करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और इसी को सुधारने के लिए आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के पास आए थे और राज्यपाल महोदय से मिले और खुशी हुआ कि आप लोग इसमें आश्वासन ये दिया कि उसमें जो भी है नियमावली में सुधार करने की आश्वासन दिए हैं। मेरा पूर्णचंद्र मुंडा, रूढ़ी जनजाति समन्वय समिति का सचिव और घर तमाड़।